गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं कक्षा 12 का आरोह भाग 2 से गद्य खंड का दूसरा चैप्टर बाजार दर्शन का चौथा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक आपने देखा पिछले भाग में कि किस प्रकार भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता है। वह चूरन बेचने का काम करते हैं, लेकिन उनका चूरन जैसे ही 6 आने का बिक जाता है, वह बाकी चूरन बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं, लेकिन किसी को बेचते नहीं हैं। अगर वह चाहते तो उस चूरन बेचने को अपना बिजनेस बना सकते थे, बिजनेस बढ़ा सकते थे। उनका बिजनेस खूब चलता और वो काफ़ी माल वाले आदमी हो जाते हैं। वो बाज़ार जाते हैं, मन उनका भरा होता है। ऐसा नहीं कि दुकानें वो देखते नहीं, देखते हुए भी जाते हैं, परंतु नहीं देखेंगे तो बाज़ार भी अपने ऊपर लज्जा करेगा, कुंठित होगा। तो ऐसा भी नहीं है। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। दारुण है यानी कि बड़ा दयावान है, करुणा है। भयंकर उसकी शक्ति है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजों को कौती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैंने जन्म लिया। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। कि पैसे की ताकत अपनों से अपनों को अलग कर देती है। पैसा हालांकि आप चल रहे हों और रास्ते से पानी का छींटा उड़ाते, कीचड़ उड़ाते मोटर कार निकल गई, तो आप यही सोचेंगे, काश मेरे पास भी मोटर कार होता, मेरे माता पिता के पास भी कार होता। और फिर अपने भाग्य को आप कोसने लगते हैं कि ऐसे ही मेरा भाग्य कि ऐसे माँ बाप के घर पैदा हुआ जिनके पास मोटर कार नहीं है। यानी अपने माँ बाप के प्रति तिरस्कार का भावना ये पैसे की ताकत जगा देती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचकर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, को पानी पानी होकर के कह रहे हैं। यह पैसे की शक्ति हमें अपने अपनों से अलग कर देती है, लेकिन उस चूरन वाले भगत जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। वह चूर चूर नहीं होता है। वह उनके आगे चूर चूर होकर क्या पानी पानी हो जाता है, यानी शर्मा जाता है। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। यानी वह शक्ति क्या है जो इस तीखे व्यंग के आगे अजेय ही नहीं, बल्कि उस व्यंगता के क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है। जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है, वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं। स्पिरिचुअल, धार्मिक।
आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिदान करूं। मुझे शब्द से परोपकार नहीं है, सरोकार नहीं है। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, लालच है, बटोर रखने में स्पृहा है, चाह है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। यहाँ पर बटोरने की इच्छा हो, लालच हो, वहाँ पर वह परम शून्य की शक्ति नहीं काम करेगी। ये जानिए। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। संचय यानी एकत्रित करने की चाह, और वैभव, सम्मान की चाह व्यक्ति की निर्मलता को ही प्रमाणित करती है। कि मैं क्या करूं कि मैं सम्मानित हो जाऊं, मैं क्या करूं कि मेरे पास ज़्यादा धन हो जाए, यह व्यक्ति को निर्बल बनाती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। देखिए, निर्बल ही, जो गरीब होता है वही धन की तरफ ज़्यादा भागता है। वह अबलता है, उसमें ताकत नहीं है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। धन की और चेतन यानी चैतन्य पर मूर्खता, जड़ता की विजय। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। कहता है कि एक बार मैं भी गया था तो वहीं दिख गए भगत जी। मुझे देखते ही उन्होंने जय राम किया। मैं भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। आंखें खुली थी, सब कुछ देख रहे थे। ऐसा नहीं कि अपने आप को कोस रहे, क्या है ये, बाजार में क्यों लगा है, ऐसा भी नहीं। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना। भगत जी अब इतने फेमस हो चुके थे कि लोग चाहते थे भगत जी मुझे पहचाने, और भगत जी ऐसी प्रतिक्रिया भी देते जैसे मानो सबको पहचान भी रहे हों। सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। अगर कम खुली थी, किधर भी ध्यान नहीं देते तो क्या होता? वो किसी को देखते नहीं, किसी को पहचानते नहीं। सबको देख रहे हैं, बाजार को भी देख रहे हैं, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। ये क्या है, वो क्या है, ऐसा नहीं था। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था। पसोपेश यानी असमंजस की स्थिति, ले लूं नहीं ले लूं, करूं नहीं करूं, ऐसी स्थिति उनके मन में नहीं था। और खोए से खड़े नहीं रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। वह रह जाते थे, खोए से खड़े नहीं रह जाते थे। देख के यार कितना बढ़िया है, इसको ले लेते तो कितना बढ़िया, ऐसा नहीं। वो घर से फिक्स करके चले हैं। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। यानी किसी के प्रति प्रेम नहीं है, सबके प्रति प्रेम है। तरह तरह के सामान भरे पड़े हैं। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, खालीपन भीतर नहीं है, मन भरा हुआ है। ये जानिए। देखता हूं कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न
वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। आँख खुली है, सबको देख रहे हैं, जय राम कर रहे हैं, बढ़िया है बढ़िया है, और आगे चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? रुकते हैं तो कहीं रुकते नहीं भगत जी। रुकते कहाँ हैं? एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। पंसारी जहाँ पर कि नमक मिर्च इत्यादि बिकता हो। वहाँ से 2-4 अपने काम की चीज़ ली और चले जाते हैं। बाजार से हटपूर्व विमुखता उनमें नहीं है। वहाँ जीरा लिया, काला नमक लिया, सोट लिया, हल्दी लिया, ले करके चले आते हैं। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। वो घर से फिक्स करके गए हैं कि हमें 100 ग्राम जीरा लेना है, 50 ग्राम काला नमक लेना है, मिर्च लेना है, और वो कहाँ लेना है वो भी फिक्स करके गए हैं। उन्हीं की दुकान पर जाते थे, लेते थे। सारा बाजार भरा पड़ा रहता था। सबको आशीर्वाद देते थे, भाई सब बिको, सब मस्त रहो। वो जानते थे कि उन्हें जो चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखर जाता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से ही मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी भी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपने परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को दे पाते हैं। देखिए, बाजार को वही आदमी सार्थकता प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि बाजार हमारी ज़रूरत के लिए बना है। हम बाजार के लिए नहीं बने हैं, बाजार हमारे लिए बना है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, तो सार्थकता है। पहले ही हमने आपको बताया था कि अगर हम बाज़ार गए और हमें आवश्यकता की वस्तु नहीं मिली तो हम बाज़ार कोसते हैं, क्या अच्छी, और बाज़ार भी अपने आप को लज्जित होता है कि हम इनकी आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाए। लेकिन हम परचेजिंग पावर के दर के अभिमान में पैसे को एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति खरीद लेते हैं जो विनाशकारी होती है। लोगों में उसके प्रति कुंठा, ईर्ष्या पैदा होता है, लोगों में अपराध प्रवृत्ति होती है। व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। बाजार से लाभ उठाना मतलब हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना। बाजार इसलिए है, वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजारूपन यानी हम पैसे के दम पर बाजार से कुछ भी खरीद लें, जो भी चाहें सो कर लें, वह मनमानापन होता है, बाजारूपन उसे कहते हैं। बाजारूपन, बाजारवाद, क्रय शक्ति से संपन्न लोग चमक दमक व दिखावे के लिए व्यर्थ की चीज़ें खरीदते हैं, इसे ही बाजारूपन कहते हैं। जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी है। छल कपट। अब बेचने वाला भी जानता है कि ये इसे आवश्यकता नहीं है, पैसे के दिखाव के लिए, तो वो भी दाम बढ़ा चढ़ा करके बोलता है, आएगा तो खरीदेगा ही। अब उसमें बाजार को छल रहा है, बाजार वाले उसको छल रहे हैं और उसी की चपेट में जो
जिसे ज़रूरत है वो बेचारा भी चला जाता है। इससे परस्पर सद्भाव की कमी आती है। सद्भाव में ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। खूब आपसे हमारा संबंध है, लेकिन जब यह भावना हो जाती है कि हमें आपको लूटना है तो हमारे आपके बीच कोई संबंध नहीं रह जाता। हम केवल ग्राहक हैं और आप बेचक हैं, खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। हम भी मोल भाव करते हैं, वो भी मोल भाव करता है, दोनों एक दूसरे को ठगने की नीयत से चलो इसको आज ठग देते हैं। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता है। ये शुरू से ही अब बाजार का नीति बन गया है, नीति बन गया है, इतिहास बन गया है कि एक दूसरे को ठगने का प्रयास करते हैं। इसी को सत्य माना जाता है, जबकि बाजार की सार्थकता है कि हमारे आवश्यकताओं को पूरा करना है। लेकिन परचेजिंग पावर के ताकतवर लोग बाजार से अनाप शनाप की वस्तुएं खरीद करके ज़रूरत वाले, जब उसकी ज़रूरत होगी जिसको उसको नहीं मिलेगा, अब मिलेगा भी तो दाम बढ़ा करके मिलेगा। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है और तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर अवधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं, बाजार अर्थशास्त्र पर आधारित है, वह अर्थशास्त्र है न होकर के कूटनीति शास्त्र हो गया है, नीति शास्त्र न होकर के अनीति शास्त्र हो गया है। वहाँ हर कोई एक दूसरे को ठगने की चाह में है, एक दूसरे को छलने की चाह में है। कोई अपना ही अपना बता करके हमको ठगने का काम करते हैं बाजार में। क्यों? उनको कौन बढ़ावा दिया? यही परचेजिंग पावर वाले, पैसे वाले लोग। क्योंकि वो सामान जब ज़रूरत वाले के हिसाब से अगर बिकता तो वो एक सामान को बेच करके उसी से दूसरा सामान लाते। लेकिन यहाँ पर लाया है, 2 ही सामान है, खरीदने वाले 3 हैं वहाँ पे, तो पैसा बढ़ता जाएगा, पैसा बढ़ता जाएगा। और जब बिक जाएगा, बेचारा तीसरा आएगा जिसको कि बहुत आवश्यकता है उस सामान की, तो दुकानदार कहेगा भैया 100 रुपये का चीज़ है, 150 में 2 जमा करो पहले तो हम मंगा देंगे। तो वह बेचारा कुंठित हो जाता है। बाजार भी उससे घृणा करने लगती है जो बेवजह का सामान खरीद करके यहाँ से ले करके चला गया है। यह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र बन जाता है, अन्याय करने वाला बन जाता है। अन्याय होता है तो लोगों के संबंध बिगड़ते हैं। इस प्रकार से यह चैप्टर आज समाप्त होता है। कुल 4 भागों में यह चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें से अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमसे फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हर वक्त आपको बताने के लिए तैयार हैं। अब आगे इस चैप्टर से प्रश्न उत्तर लिखवाया जाएगा। इससे क्लास में मैं प्रश्न भी पूछूंगा। आप लोग तैयार करके अच्छे से समझिए चैप्टर को। ये चैप्टर थोड़ा दार्शनिक टाइप का है,
थोड़ा क्लिष्ट लगेगा, लेकिन फिर भी सही है। धन्यवाद।